सो गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है इट इज़ अबाउट अ मॉडर्न पोइट्री। सो मॉडर्न पोइट्री से मैंने एक ये पोइट्री उठाई है विच इज़ बाय थॉमस हार्डी, हु इज़ रिगार्डेड एज अ मॉडर्न पोइट। बट थॉमस हार्डी इज़ ऑल्सो नोन एज अ थ्रेशहोल्ड पोइट। थ्रेशहोल्ड पोइट या थॉमस हार्डी एज अ थ्रेशहोल्ड पोइट क्यों बोला जाता है जी? कि थॉमस हार्डी की पोइट्री के अंदर हमें रोमांटिसिज्म के भी आइडियाज़ मिलते हैं और मॉडर्निज्म के भी आइडियाज़ मिलते हैं। लाइक ही इज़ ऑन वन साइड appreciating the beauty, nature and all these things, but at the other hand his poetry contain a kind of despair, a kind of मायूसी है, उदासी है वो मॉडर्निज्म को लेके। बट एक होप भी है कि जिस तरह से आप इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे, मॉडर्निज्म में हमारे पास क्या आते हैं, मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। मॉडर्निज्म के अंदर, मॉडर्निज्म एज अ वर्ड शोज कि इसके अंदर बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें हमें पता लगी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, साइंटिस्ट आए हमारे साथ पास, बहुत सारे मतलब काम हुए जिससे हमें वर्ल्ड का पता लगा कि नेचर किस तरह काम करती है। पहले लोग बीमार होते थे तो लोग कहते थे इसके ऊपर तो ना भूतों का साया हो गया है। लेकिन मॉडर्निज्म जब आई तो पता लगा नहीं जी इसको तो मतलब कोई मेंटल डिजीज़ है और इसको इस वजह से हुई है। पहले अगर किसी को कुछ होता था तो हम कहते थे कि गॉड उससे नाराज़ हो गया है, ठीक है, गॉड इस ह्यूमन से नाराज़ हो गया तो इस वजह से इसके ऊपर ये बीमारी आई है, या वो एल इस वजह से हो गया कि गॉड उससे नाराज़ है या उसने कोई बुरा काम किया। मॉडर्निज्म में एज द मेडिकल ट्रीटमेंट्स और मतलब इतने मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, सब हर चीज़ का पता लग गया कि हर बीमारी के पीछे कॉज का पता लग गया, ठीक है। तो अब हर चीज़ को डॉक्टर ठीक कर देते हैं। तो अब जो है हमें पता लग गया कि तो केमिकल इम्बैलेंस से उसकी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा शुगर ले रहा था तो शायद उस वजह से उसको ये बीमारी हुई है शायद। तो हमें उस रीज़न उस बीमारी का कॉज पता लग गया। इस तरह से पहले आंधी आती थी, मतलब स्ट्रॉम, ठीक है, विंड स्ट्रॉम होती थी, सैंड स्ट्रॉम होती थी, तो हम कहते थे कि गॉड की तरफ से आई है। लेकिन मॉडर्निज्म में हमें पता लगा कि ये क्यों आती है, स्टॉर्म्स क्यों आते हैं, ठीक है। अगर रेंज नहीं होती तो रेंज क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड द पोल्यूशन एंड ऑल दैट। बट इस वजह से हमें हर चीज़ का कॉज पता लग गया, हमें हर चीज़ का पता लग गया विद साइंस एंड एवरीथिंग, थ्रू साइंस एंड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। तो हमारा जो है गॉड के ऊपर से बिलीफ उठ गया, फेथ का लॉस हो गया, द लॉस ऑफ फेथ, ठीक है। इसकी वजह से एक ह्यूमन के अंदर डिस्पेयर भी आया, एक मायूसी भी आई कि देखो पहले तो हर चीज़ का जिम्मेदार हम गॉड को बोल देते थे कि गॉड ने ऐसा किया होगा, गॉड ने ऐसा किया तो गॉड ऐसा भी करेगा, गॉड ने बुरा किया तो गॉड अच्छा भी करेगा। लेकिन अब मॉडर्निज्म की वजह से अब गॉड के ऊपर हमारा बिलीफ रहा नहीं, तो हमें मायूसी भी आ गई है कि हमें हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। गॉड तो है ही नहीं, ठीक है। वो फ्रेडरिक नीचे की कोटेशन है, देयर इज नो गॉड, द गॉड इज डेड। इट्स बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड द फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिलोसफी एंड द डिके ऑफ रिलीजन। उसकी वजह से इतना लॉस हुआ है फेथ का कि लोग जो है वो मायूसी का शिकार, डिस्पेयर का शिकार हो गए हैं, होपलेसनेस आ गई है लोगों में कि कोई गॉड तो है नहीं, कौन ठीक करेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो इस पोइट्री के अंदर, इस पोएम के अंदर भी हमें ये चीज़ स्टार्ट में देखने को मिलती है कि एक जो है विंटर के अंदर, ऑटम के अंदर जब ये आफ्टरनून के बाद का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, उस टाइम सब कुछ ग्रे ग्रे होता है, तो हमें ऐसे कुछ दिल सा उदास होता है उस टाइम। तो बाद में थर्ड फोर्थ स्टैंजा के अंदर हमें एक होपफुल सी सिचुएशन दिखाई देती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। This poem is for sure by an English poet, Thomas Hardy, The Darkling Thrush. The poem was originally titled as By the Century's Deathbed, which was published in 1900. So this poem starts with a gloomy winter landscape and ends with a joyful note, which will bring a hope
towards a decay of the modern civilization. So moving towards the poem's text, so 4 stanzas हैं इसके अंदर, 1, 2, 3 and 4. तो हम इसको step by step cover करते हैं जी. तो first stanza, it says that I leaned upon a coppice gate when frost was spectre grey and winter's drag made desolate the weakening eye of day. The tangled bindstream scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that haunted nigh had sought their household fire. Explanation: like I was standing up, the speaker says in the poem, I was standing upon a wooden gate in bushes when the frost made everything look like a ghostly or spectre grey. Like spectre grey means like grey or lifeless. And the last traces of winter made the fading daylight seem gloomy. ठीक है, तो जैसे ही वो विंटर का विंटर ख़त्म होने वाली थी, तो उस टाइम जो विंटर होती है तो वो हर चीज़ को ग्लूमी कर देती है, तो फेड हो जाती है, हर चीज़ हमें लाइफलेस दिखाई देती है. The entangled stems of plants reached up the sky like the strings of broken lyres. तो lyres पुराने ज़माने, आप गूगल पे लिखेंगे तो पुराने ज़माने में एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर से तारे होती थी, वायर्स होती थी. ठीक है, तो पुराना इंस्ट्रूमेंट होता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी तारों की तरह जो था ये प्लांट में जो स्टेम्स थे, प्लांट्स की जो ब्रांचेस थे, स्टेम्स थे, वो आसमान को ऐसे जा रहे थे जैसे कि ब्रोकन लायर. यानी कि ब्रोकन लायर का मतलब लायर इट्स एन ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बट इट्स ब्रोकन हेयर. तो पोएट कहता है कि जिस तरह से ओल्ड ट्रेडिशन के अंदर जो थी हर चीज़ कनेक्टेड थी, जिस तरह हर चीज़ ठीक ठाक थी, हर गॉड था, हमारा बिलीफ था, हर चीज़ यूनिटी में थी, उस तरह से मॉडर्निज्म में हर चीज़ टूट चुकी है, ब्रोकन हो चुकी है. द ट्रेडिशन, द लायर मीन्स ट्रेडिशन, ओल्ड एंशिएंट टाइम का जो अंदर जो यूनिटी थी, जो हमारा गॉड के ऊपर फेथ था, जो सुपर नेचुरल पावर जो गॉड के ऊपर हमारा फेथ था, वो अब टूट चुका है लाइक अ ब्रोकन लेयर. एंड ऑल द पीपल हैड गॉन होम टू स्टे वार्म बाय देयर फायर्स. एंड सारे के सारे लोग घर जा चुके हैं ताकि अपने हाउस होल्ड फायर में गर्म हो सकें. स्टैंजा नंबर 2. The land sharp features seem to be the century's corpse outlined. His crypt, the cloudy canopy, the wind, his death lament, the ancient pearls of germs and birds was shrunken hard and dry, and very spirit upon earth seemed fearless as I. So explanation: the sharp feature of land looked like the dead body, like the corpse of the century lying in the open. So land के जो features होते हैं ना, वो जो ज़मीन में जो कि ज़मीन का जो रास्ता था वो ऐसे बिल्कुल धुंधला सा गया था. ठीक है, ज़मीन की शेप ही ख़राब हो गई थी. ठीक है, एंड इट सीम्स लाइक कोई लाश जो थी, उस सेंचुरी की जो लाश थी वो पड़ी हुई है यहाँ पे, वॉज लाइक अ टॉम. ऐसे पड़े थे जैसे कि किससे अपने टॉम में, अपने क्रिप्ट में, अपने कब्र में पड़ी हुई है. एंड द विंड वॉज साउंडिंग लाइक अ सैड सॉन्ग लेमेंटिंग हिज डेथ. और वो जो थी, वो हवा जो चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो कोई उदासी सॉन्ग है जो कि उस सेंचुरी की डेथ के ऊपर, जो कि ओल्ड सेंचुरी की डेथ के ऊपर सॉन्ग गा रही है, सैड सॉन्ग गा रही है. द एज ओल्ड रिदम ऑफ लाइफ लाइक जर्म्स सच एज लाइक स्पर्म, जर्म्स को बोलते हैं स्पर्म ऑफ एग, जिससे जर्म्स या लाइफ और ऑल जर्म्स आर ऑलवेज कॉजिंग लाइफ. जो भी जर्म्स जहाँ भी जाते हैं तो वो और लाइफ प्रोड्यूस करते हैं. स्पर्म और एग को भी जर्म्स बोला जाता है. ठीक है, जो कि लाइफ कॉजिंग होते हैं. इसी तरह बैक्टीरियाज को भी जर्म्स बोला जाता है. जहाँ पे बैक्टीरिया जाते हैं तो लाइफ प्रोड्यूस करते हैं. तो जर्म्स आर ऑलवेज लाइफ प्रोड्यूसिंग. तो centuries old rhythm of life and death were dried up, and each living spirit upon earth seemed without energy like me.
तो हर तरह की वो जो अर्थ के ऊपर हर तरह की जो ओल्ड रिदम थी लाइफ और डेथ वाली, ठीक है, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, वो सारा सूख गया। और हर चीज़ जो थी मेरी तरह स्पिरिटलेस, लाइफलेस दिखाई दे रही थी, किसी चीज़ में भी एनर्जी नहीं थी। Stanza number 3, second last stanza. At once a oyster rose among the bleak twigs overhead, in a full-hearted, even song of joy illimited. An aged thrush, frail, gaunt, and small, in blast beruffled plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. So, अचानक से क्या होता है? All of a sudden, एक आवाज़ आती है। A voice arose from the gloomy branches above me. तो मेरे ऊपर जो दरख्तों की ब्रांचेस थी, वहाँ पे शायद कुछ बैठा हुआ था, कोई बर्ड थी, और उसकी आवाज़ आई। और वो चीज़ वो इतना मज़े का गाना था। इट वॉज अ फुल हार्टेड सॉन्ग ऑफ एन एंडलेस जॉय। वो कभी ना ख़त्म होने वाला, खुशी को ना ख़त्म करने वाला गाना था। एक दिल भर के वो गा रही थी। बाय एन ओल्ड बर्ड, किसी छोटी सी पुरानी सी बर्ड जो थी, छोटी सी बर्ड थी इतनी सी, तो वो गाना गा रही थी। वो बहुत कमज़ोर सी छोटी सी बर्ड थी। एंड द बर्ड चोज टू पुट हिज हार्ट एंड सोल इन द ग्लोइंग सैडनेस ऑफ द डार्कनेस। और वो बर्ड कितने मज़े से वो गाना गा रही थी कि उसने उस गाने में अपना हार्ट एंड सोल डाल दिया, ठीक है। और वो जो इतना ग्लूमी सा वेदर बना हुआ था ना, उस सब के अगेंस्ट वो गाना गा रही थी, ताकि वो पूरे सीज़न में, वो ग्लूमी सीज़न में वो अपना मज़ेदार गाना लेके गा रही थी। So explanation so moving towards the last stanza 4. So little cause for carolings of each ecstatic sound was written on terrestrial things afar or nigh around, that I could that I could think there tremble through his happy good night's air. Soon blessed hope, whereof he knew, and I was unaware. And there is so explanation. So there was no reason on earth, near or far, for such a happy song, for such a happy singing of the bird. But I felt like there was some the feeling of hope in the air. उसका गाना सुन के मुझे ऐसा लगा, वैसे तो खुश होने की कोई बात थी नहीं, वो ज़माने में, उस सीज़न में, उस वेदर में कुछ खुश होने की बात थी नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा था हवा के अंदर जो कि मुझे होप दिला रही थी, जो कि उस बर्ड को होप दिला रही थी कि तुम गाना गाओ। और उसके गाने में एक होप थी, खुशी थी, ठीक है। सो समथिंग विच द बर्ड न्यू बट आई वॉज अनअवेयर ऑफ। तो कोई तो होप था जो कि उस बर्ड को पता था उसका, लेकिन मुझे नहीं पता था, ह्यूमंस को नहीं पता था, लेकिन एनिमल्स को पता था कि कुछ तो अभी भी मॉडर्न एज में होप बची है। मॉडर्निज्म से टाइम या लोग बर्बाद नहीं हो गए, बल्कि अभी भी होप है। और हम थ्रू द एशेज ऑफ द रिलीजन तबाह हो गया। रिलीजन जो है गॉड की कोई नहीं सुनता, गॉड है ही नहीं फॉर एग्जाम्पल। तो हम थ्रू द एशेज ऑफ गॉड वी कैन क्रिएट समथिंग न्यू, and this is the hope which I think the bird can see. So I hope that you understand this video. If you have any questions, you can just comment down in the comment section. And also if you want a video on the Thomas Hardy as a threshold poet, you can comment down in the comment section so that I can make a video on it. So thanks for watching. So I hope that I come up with another video on Rhyme of Ancient Mariner tomorrow. Thank you.